अब हमारे एपिसोड की शुरुआत में एनाबेस लियोनहार्ड को बता रहा होता है कि सारिफी ने पहली क्वीन शिप की रिक्वायरमेंट कैसे ना कैसे करके पूरी कर ली। अब वक्त आ गया है कि वो एक कदम आगे ले, मगर लियोनहार्ड इनकार करते हुए बोलने लगता है जरूर उसने पहली रिक्वायरमेंट पूरी कर ली। अब इसका यह मतलब तो नहीं कि हम उसके पीछे हाथ धो के पड़ जाए। सबसे बढ़ के मुझे उस इंट्रूडर के बारे में बताओ जो कि मेरे कैसल में घुस आया था। तो एनाबेस इस पर बोलने लगता है हमने इसकी जान बीच के लिए जस्टिस सेट को काम पे लगा दिया है। इसके साथ ही साथ एनाबेस यहाँ पे मजीद बोलता है वो क्रिमिनल वैसे इतनी आसानी से कैसल के अंदर नहीं घुस सकता चाहे जब तक कोई उसकी अंदर से मदद ना करे। इसी में यहीं पे एक और बीस्ट एंटर करते हुए बोलने लगता है इससे रिलेटेड मेरे पास रिपोर्ट है। मैंने कुछ स्काउंडलर्स को आपके हुक्म के मुताबिक इस काम पे लगाया था। हमें मालूम पड़ा कि क्रिमिनल्स ने अपनी जान खुद ही ले ली। और फिक्र मत कीजिएगा, अभी तक तमाम चीजों को आगे रख के हमें इतना तो मालूम पड़ गया कि इसके पीछे कोई मास्टर माइंड नहीं है। ब्रेन अटैक्स वगैरह का हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पे एक फीमेल ह्यूमन जो कि अब नेक्स्ट क्वीन बनने को जा रही है, लोगों को इससे काफी ज्यादा प्रॉब्लम है कि सारी सी बात है बीस्ट वगैरह को इंसानों से शदीद नफरत है। जबकि ऊपर से लेडी सारिफी हमारी नेक्स्ट क्वीन बनने को जा रही है, तो एक वफादार नौकर होने के नाते मुझे यूं फजूल बातें करना ज़ेब नहीं देता। पर यहीं पे लियोनहार्ड काफी ज्यादा सीरियस होके कहने लगता है जो तुम लोग बेअनजाने में कत्ल वगैरह कर रहे हो इसको मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता, चाहे वह जरूर इन जैसे घुसपैठियों की क्यों ना। और इसी रिलेटेड वो इन्हें वार्न भी करता है। यूं ही कहानी इस कैसल के गेट कीपर्स पे जाती है पर वो काफी ज्यादा आलसी और लेजी होते हैं। इसी मौके से फायदा उठाते हुए एक ह्यूमन इन पे फौरन से टूटा पड़ता है और इन पर कंप्लीटली बाड़ी पड़ने के बाद वो इन्हें बोलता है कि मुझे तुम्हारे किंग से काम है। और अगले ही पल में हमें मालूम पड़ता है वो ह्यूमन कैसल में ज्यादा दूरी पे ना जा पाता। थोड़ी देर में वो कैसे ना कैसे करके अब पकड़ा ही जाता है। हालांकि वो शख्स एक इलीट वॉरियर था और उसने काफी ज्यादा वॉच बीस्ट का सामना भी किया था। बचपन से ट्रेनिंग ले रहा होता है कि बीस्ट वगैरह से कैसे निपटते हैं। खैर यार अब वो पकड़ा गया होता है और अब यहाँ पे किंग के आते सारी वो लड़का उसे देख के बोलने लगता है ओह तो तू यहाँ का किंग है, क्या तूने सारिफी को मार डाला है। यही कहते हुए वो काफी जोर जोर से चला रहा होता है और पास में मौजूद सारिफी भी ये शोर शराबा सुन के फौरन से यहीं पे आ जाती है। सारिफी की नजर अब जैसे इस लड़के पे पड़ती है वो उसका नाम हिरांगी से इलिया लेती है, जो देख के किंग और एनाबेस भी समझ जाते हैं कि सारिफी इस लड़के को जानती है। और अब सारिफी को जिंदा देख के उसकी जान में जान आती और वो खुशी के आंसू रोने लगता है। और अब दूसरे सीन में हम देख पाते हैं सारिफी किंग को रिक्वेस्ट करती है कि लियोनहार्ड प्लीज इलिया को इसी लम्हे में छोड़ दे जाए और यहाँ तक उसकी पनिशमेंट में अपने सर पे लेने के लिए तैयार हूँ। और सारिफी की बार बार रिक्वेस्ट की वजह से वो एनाबेस से पूछने लगता है ओ एनाबेस जब वो बंदा मेरे गेट के आगे से गुजरा था तो उसने क्या कहा। तो एनाबेस इस पर बोलता है उसने कहा था कि उससे आपसे काम है। इस पर अब किंग उससे अपना गेस्ट करार देता है और वो कहता है उससे सिर्फ मुझसे काम था इसलिए वो यहाँ पे आया। मगर यहाँ पे लियोनहार्ड सारिफी से सवाल पूछता है कि उससे बचाने के लिए तुम आखिर इस हद तक क्यों गए। इसी बात से सहमत होकर सारिफी अपना पास्ट लियोनहार्ड को बताने लगती है कि वो दोनों बचपन से एक बहुत अच्छे दोस्त होते थे और जो इलिया का होम टाउन था उससे इवल बीस्ट ने हमला करके पूरे तरीके से तबाह कर दिया था। और यही वजह से वो बीस्ट वगैरह से काफी ज्यादा नफरत करता है। और इलिया को बचपन में जिस शख्स ने बचाया था वो उसके फुटस्टेप्स को फिर फॉलो करने लगा और इलिया उसी शख्स से काफी ज्यादा टफ ट्रेनिंग भी लिया करता था और इसी में वो हमेशा से काफी ज्यादा जख्मी रहता था। और इसी वजह से सारिफी उसे जाके एक हर्ब देती है जो कि मेडिकल के तौर पे इस्तेमाल होता है। उसी की काइंडनेस की वजह से इलिया उसे बोलता है कि जिंदगी में अगर तुम्हें कभी भी कोई मुश्किलात मोड़ आएगी तो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी मदद के लिए होऊंगा। सारिफी जिसको मालूम था कि वो बहुत जल्द सेक्रीफाइस के तौर पे पेश होने को जा रही है बीस्ट वर्ल्ड में, जिस वजह से वो ज्यादा लोगों से बातें नहीं करती थी और नए नए दोस्त नहीं बनाती थी। और हालांकि जो इलिया था वो बार बार उसके पास खुद आता था और उसके साथ बैठता था, उससे बातें करता था क्योंकि उसने मुझसे प्रॉमिस कर रखा था और वो अपने प्रॉमिस को निभाता भी है। और इसी वजह से वो कैसल में सीधा टूट आया। और जबकि किंग ने ये बात इसलिए पूछी होती है क्योंकि उसे शक होता है कि खैन के बीच में चक्कर ना चल रहा हो पास्ट में। और अब ये जानने के बाद किंग को अपने ऊपर अफसोस होने लगता है कि उसकी कितनी छोटी सोच है। अगले ही पल में इलिया को एक तरफ रिलीज ही किया जाता है कि वो उल्टा एनाबेस के गले में हाथ डालते हुए कहने लगता है कि अगर सारिफी को कुछ हो गया होता तो मैं तुम सबको मौत के घाट उतार देता। और यहीं पे सारिफी जब इलिया से मिलने आता है इलिया उसका हाथ फौरन से पकड़ के उसे यहाँ से ले जाने लगता है। बीच में एनी मौके पे लियोनहार्ड आके उसका हाथ उससे छुड़वा लेता है। लियोनहार्ड सारिफी को अपनी बाहों में लेते हुए कहने लगता है ये मेरी क्वीन है, तुम्हें एक बार तो नजरअंदाज कर दिया गया पर ये मौका तुम्हें बार बार नहीं मिलेगा। अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो चुपचाप यहाँ से निकल ले। इतना कुछ सुनने के बाद एनाबेस के शैतानी दिमाग में एक और नया आइडिया बस जाता है और वह सूरत से पूरे तरीके से फायदा उठाने का सोच रहा होता है। अब गार्ड्स उसे जू ले जा रहे होते हैं। इलिया किंग का पीछा ना छोड़ा था पर इसी में उसका सर चकराने लगता है और वो अपने घुटनों पे बैठ जाता है। यूं देख के उसकी चिंता करते हुए सारफी भी उसके पास फौरन से आ जाती है। तब तक इलिया यहाँ पे बेहोश हो गया होता है
और अब दूसरे सीन में एनाबेस बता रहा होता है कि वो लड़का ठीक है, पर यहाँ पे एनाबेस के दिमाग में होता है कि शायद से इलिया अपने साथ सारिफी को ले जाए। तो यही वजह से वो किंग से रिक्वेस्ट करता है कि उसकी तबीयत खराब है और शायद से आज रात उसका यहाँ पे रुकना ज्यादा बेहतर होगा। हट भी सारिफी के लिए यहाँ पे बिना सोचे समझे फौरन से हाँ कह देता है। शिफ्ट होता है और दूसरे सीन में सारिफी इलिया के लिए काफी ज्यादा खाने के लाई होती है। इलिया जो होता है वो सब पूछने लगता है क्या जो सब किंग ने कहा क्या वो सच है। सारिफी इस पर हाँ ही बोलती है और फिर भी इलिया उससे बोलता है फिक्र मत करो, मैं तुम्हें यहाँ से बचा के ले जाऊंगा। हमारे पास रहने की कोई जगह नहीं है, मुझे मालूम है, इस वजह से तुम सिर्फ उससे शादी कर रही हो। तुम्हारा ठिकाना, तुम उसकी फिक्र मत करो क्योंकि वो अब मेरी जिम्मेदारी है। मैं यही प्रिंसेस आर्मित भी कुछ चीजें वगैरह बेक करके लाती है। और इलिया जैसे कि बीस्ट वगैरह से खाड़ खाता होता है वो फौरन से उसके हाथ से ठुकरा देता है उसे। यहाँ तक वो आर्मी से काफी ज्यादा बदतमीजी करता है, उससे मास्टर तक बुलाता है। तक कुछ सुनने के बाद प्रिंसेस आर्मित भी यहाँ से खिसक लेती है। उसके चले जाने के बाद इलिया सारिफी को भी दीवार से टिका देता है और उससे पूछने लगता है तुम ऐसे एक्ट क्यों कर रही हो जैसे बीस तुम्हारे पुराने यार हो। और मत बताओ क्या तुम्हें लगता है कि किंग तुमसे प्यार करता है? मैं तुम्हें बता दूं सारिफी, तुम उसके लिए सिर्फ खिलौने से बढ़ के नहीं हो। जब उसका मन ठहल जाएगा, उसका मन बढ़ जाएगा, वो तुम्हें थूक देगा। यहाँ तक तुम्हारा जिंदा रहना भी पॉसिबल फिर नहीं होगा। यहाँ पे सारिफी भी अब थोड़ी सी सीरियस होके बोलने लगती है। मैं जानती हूँ तुम्हारे होम टाउन पे मॉन्स्टर वगैरह ने हमला कर दिया था। मैं तुम्हें इसके लिए कसूरवार भी नहीं ठहराती कि तुम मुझसे नफरत करते हो, पर इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि किंग उन्हीं जैसा है। किंग उन सबसे मुख्तलिफ है। किंग वैसा बिल्कुल नहीं है जैसा तुम सोचते हो। मत भूलो एक ह्यूमन होने के बावजूद उसने तुम्हें माफ कर दिया, जबकि यहाँ तक तो वो बीस्ट वगैरह को भी इसके लिए माफी नहीं करता जो उनके कैसल में टूट आते हैं। और एक ह्यूमन के साथ देने में यहाँ तक उसकी किंग की पोजीशन भी खतर में पड़ सकती है। वो हरगिज़ बेतुकी वार नहीं चाहते, वो मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से अपनी हेल्थ को बर्बाद करते हैं, सब दूसरों के लिए। और अब आखिर इतना कुछ सुनने के बाद इलिया की भी आंखें खुली की खुली रह जाती है। इसी तरह वह फिर सारिफी को छोड़ देता है। पर दूसरी सीन में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ तक इलिया ने सारिफी के हाथ को इतने जोर से दबोचा बता कि उसकी कलाई पे उसके निशान भी पड़ गया। और अब जो आर्मित यहाँ पे आती है तो सारिफी उससे इलिया के लिए माफी मांगती है जो भी उसने किया। और वो उसे बताती है वो जरूर बीस से नफरत करता है, पर इसकी वजह बीस ने उसके होम टाउन पे हमला कर दिया था और वो बचपन से दिल का काफी ज्यादा अच्छा था। पर आज जो मैंने उसकी आंखों में वो फ्रस्ट्रेटेड लुक देखी है वो मैंने आज जैसे पहले कभी नहीं देखी उसकी आंखों में। सीन शिफ्ट होता है और दूसरी सीन में सारिफी एक बार फिर से उसके लिए जू खाना ले जा रही होती है। थोड़ी दूरी पे खड़ा किंग और एनाबेस भी ये सब कुछ देख रहा होता है। इस मौके से फायदा उठाते हुए एनाबेस लियोनहार्ड से बोलने लगता है ये सारिफी के लिए काफी ज्यादा अच्छा होगा कि उसके लिए कोई और ह्यूमन पार्टनर आया है। कहानी सारिफी और इलिया पे जाती है जहाँ पे सारिफी उससे बताती है कि हमें इस मामले में प्रॉपर बात करनी चाहिए क्योंकि अब हमें क्या मालूम कि अगली बार हम मिलेंगे भी या नहीं। तो इलिया भी खड़े होकर काफी ज्यादा सीरियस होकर कहने लगता है तुम्हें पता है सारिफी, मैं भी यही सोच रहा था। और ये कहते हुए वो ह्यूमन के नेक के वीक स्पॉट पे वार करके सारिफी को बेहोश कर देता है। और इलिया यहाँ पे 20 के चमचों को सुलाते सुलाते कैसल से बाहर निकल आता है सारिफी समेत, क्योंकि इलिया बचपन से ट्रेनिंग ले रहा है कि बीस्ट वगैरह के चमचों से कैसे लिपटते हैं। अब दूसरे सीन में जब ये खबर किंग के कानों तक जा पहुंचती है वो पहले लम्हे में सारिफी को बचाने के लिए फोर्सेस को डिप्लॉय करने ही लगता है। पीछे से एनाबेस कहने लगता है मुझे नहीं लगता सर कि प्रिंसेस को किडनैप किया गया होगा, चाहे जरूर अगर उसके ना चाहते हुए भी उससे किडनैप किया भी गया है। बारे में सोचेगा क्योंकि वो एक इंसान है और आपके मुकाबले में उसका किसी इंसान के साथ होना बेहतर है। ये उसके लिए ज्यादा बेहतर होगा कि वो किसी इंसान के साथ अपने वर्ल्ड में रहे। इतना कुछ सुन के लियोनहार्ड उसकी खुशी के लिए मतलब कि सारिफी की खुशी से जाने से इनकार करने का सोच रहा ही होता है, जबकि यहीं पे प्रिंसेस आर्मित आके उसके कदमों में गिर जाती है और बोलती है मैजेस्टी सारिफी को यकीनन किडनैप किया गया होगा, मत भूलेगा उसने यहाँ तक आपके प्यार में अपनी जान भी देने की कोशिश की। और ये सब काफी होता है लियोनहार्ड को भी वो पल याद आने लगता है जहाँ पे सारिफी ने अपनी जान पे खेला होता है सिर्फ किंग के लिए। में यहाँ पे कैप्टन जॉर्मेगन भी आ जाता है और वो उससे बोलता है मैं आपका लॉयल सर्वेंट हूँ, आप मुझे कमांड कीजिए और मैं उससे पूरा कर दूंगा। तक कुछ सुनने के बाद लियोनहार्ड डिसाइड करता है कि वो खुद जाएगा और वो अपना होली बीस्ट को समन करके यहाँ से अब जो जाने ही लगता है। वो कैप्टन जॉर्मेगन से बोलता है मेरी गैर मौजूदगी में तुम यहाँ के चार्ज हो, और ये कहते हुए वो यहाँ से चला जाता है। और इसी के साथ हमारी एपिसोड यहाँ पे खत्म होती है।